हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री सब्जेक्ट के पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। ये चैप्टर एनसीईआरटी बुक्स के जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन हैं ये। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें, यानी शॉर्ट नोट्स पे लिखें। शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं। लिखते हैं। पहला है जोसेपे मैस्सिनी, दूसरा काउंट कैमिलो द काउर, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, और चौथा है फ्रैंकफर्ट संसद, और पांचवा है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। इनके बारे में हम देखेंगे। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हों। बेल आइकन को दबाते ही आपको इस तरह के एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेंगे। तो देखते हैं। पहले जोसेफ मैस्सिनी पर टिप्पणी आपको लिखना है। जोसेफ मैस्सिनी एक इटली का क्रांतिकारी था। इसका जन्म, तो एक ही क्वेश्चन है, मैस्सिनी कहाँ का था? इटली का। इसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और ये कार्बोनेरी नामक एक गुप्त संगठन का सदस्य था। 24 वर्ष की अवस्था में लुगरिया में क्रांति करने के लिए इसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात इसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले व्यक्ति थे, युवा थे। मैस्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में गुप्त संगठन बने। इसी कारण मेटरनिक ने उसके विषय में लिखा कि वो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन था। इसके बाद है काउंट कैमिलो द काउर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं काउर। तो काउर के बारे में देखते हैं। काउर इटली में मंत्री प्रमुख था। उसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। वैचारिक तौर पर न तो क्रांतिकारी था, न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अवजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वो इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच जानता था। अतः इटली के सम्राट विक्टर एमुअल ने उसे 1852 में सार्डिनिया पीडमांट एक राज्य था, उसका प्रधानमंत्री बनाया। उसने वहाँ पर आर्थिक, शैक्षिक, कृषि विकास के लिए कार्य किए तथा सेना में सुधार किया। उसने फ्रांस व सार्डिनिया पीडमांट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। अपनी इस कूटनीतिक चालों के कारण उसने इटली की समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का ध्यान आकर्षित किया। 6 जून 1861 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी उसने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिसके कारण 18 फरवरी 1861 में इटली की संसद ने विक्टर मैनुअल को इटली का सम्राट घोषित किया तथा इटली का एकीकरण संभव हुआ। तो सार्डिनिया पीडमांट 1859 में ऑस्ट्रेलियाई सेना को बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। तो ये काउंट कैमिलो का था और ये था जोसेफ मैस्सिनी के बारे में। तीसरी टिप्पणी, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। 15वीं शताब्दी में यूनान में ऑटोमन साम्राज्य का यूनान हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में प्रारंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिम यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए। वहाँ 1824 में बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की। तो ये यूनानी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित टिप्पणी थी।
इसके बाद फ्रैंकफर्ट संसद थी एक, ये इस पर टिप्पणी लिखने को बहुत आता है। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। इस प्रकार जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया। संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था। उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में प्रसा के राजा के इनकार के कारण फ्रैंकफर्ट में संसद के सभी निर्णय स्वतः समाप्त हो गए, जिससे उदारवादियों और राष्ट्रवादियों में निराशा हुई। प्रसा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों को कुचल दिया, जिससे वो संसद भंग हो गई। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। लास्ट है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी संघर्ष में बड़ी संख्या में महिलाओं ने नियमित रूप से सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन बना लिए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बाद उन्हें असेंबली के चुनाव में मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। यूरोप में जो महिलाओं को मताधिकार काफ़ी बाद में मिला है, ये एक वहाँ पर यूरोपीय राष्ट्रवाद की कमी रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और सारे आगे क्वेश्चन हम लघु और विस्तृत क्वेश्चन करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।